चलो, हम लोग 1857 के विद्रोह के कारण को देखे थे। अब उसके प्रसार को देखो। तो भाई, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बिहार, झांसी, तुम लोगों ने देखा था कि मेरठ का जो विद्रोही सैनिक था वो दिल्ली पहुंचा और यहाँ पर लाल किला पर कब्जा कर लेता है। और लाल किला पर कब्जा करके मुगल शासक बहादुर शाह जफर सेकंड को पुनः भारत का सम्राट घोषित कर देता है। लाल किले के ऊपर यूनियन जैक को हटा दिया जाता है और उस पर पुराने मुगल राजवंश के झंडे को फहरा दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगल शासक को फिर से सम्राट घोषित कर दिया जाता है। वहीं कानपुर एक दूसरा केंद्र बनता है और कानपुर में नेतृत्व पेशवा नाना साहब सेकंड करते हैं। यहाँ पर तो एक प्रकार से जन विद्रोह ही हो गया था। तीसरा केंद्र लखनऊ बनता है। यहाँ पर नेतृत्व जो है वो बहादुर शाह जफर का है। यहाँ पर नाना साहब सेकंड, लखनऊ में बेगम हजरत महल, यहाँ बाबू कुंवर सिंह और यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई है। लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने ली, जो अवध के नवाब की पत्नी थी। क्योंकि अवध के नवाब वाजिद अली साहब को तो कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था और बिहार में इसका नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने लिया, जिन्होंने आरा से बनारस तक का क्षेत्र अंग्रेजों से मुक्त कर लिया था और झांसी में इसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने की। अब संयोग देखो या दुर्भाग्य, हमने सारे केंद्र को जीता, लेकिन दुर्भाग्य से एक एक करके सारे केंद्र हम हार गए। तो इसके असफलता का कारण क्या है, ये हमें देखना होगा। तो इसके असफलता का कारण नंबर 1, सीमित क्षेत्र। नंबर 2,
नेतृत्व का अभाव, नंबर 3 एकता का अभाव, मध्यम वर्ग का समर्थन नहीं मिला, नंबर 5 योग्य सेनापति का अभाव, साधन एवं संसाधन। इन कारणों से हम हार गए। देखो, अभी आपने देखा इतने बड़े भारत में ये मात्र दिल्ली से और बिहार तक फैला हुआ था, मतलब उत्तर और मध्य भारत में था। बाकी दक्षिण, पूर्वी, पश्चिमोत्तर भारत बिल्कुल क्या रहा। इस विद्रोह से अछूता रहा। तो स्वाभाविक है कि हमें सफलता नहीं मिलती। दूसरी चीज जो है नेतृत्व। अब हमारे पास बहादुर शाह जफर का नेतृत्व था, आप जान ही रहे हैं। वो जबरदस्ती का बनाया गया नेतृत्व था, क्योंकि वो तो अंग्रेजों के पेंशनर थे और लगभग लाल किले में गुमनामी का जीवन जी रहे थे। न कोई प्रशासनिक, कूटनीतिक, सैनिक क्षमता थी उनमें। और वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों का नेतृत्व कैनिंग जैसा योग्य व्यक्ति कर रहा था। लॉर्ड कैनिंग में प्रशासनिक, सैनिक, राजनीतिक, कूटनीतिक सारी क्षमताएं थी। तो आप जान रहे हैं कि नेतृत्व जितना प्रतिभाशाली होता है, परिणाम उतना ही अच्छा होता है। तो हमारे पास नाम का नेतृत्व था। बहादुर शाह जफर नेतृत्व लेना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो तो विद्रोही सैनिकों के डर से उन्होंने नेतृत्व को ले लिया था। तो ऐसे में हार निश्चित था, क्योंकि नेतृत्व ही एक ऐसा चीज है जो निचले स्तर तक के सारे चीजों को अपने आभा मंडल से एकीकृत करता है। वो हमारे नेतृत्व के पास अभाव था। एकता का तो सख्त अभाव था मेरे भाई, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। अब अवध, मुगल, झांसी, पेशवा, इनका आपस में ही प्रतिद्वंदिता था। स्पष्ट तौर पर अवध कभी नहीं चाहेगा कि मुगल मजबूत हो जाए। झांसी कभी नहीं चाहेगा कि पेशवा फिर से सत्ता में आ जाए, क्योंकि ऐसा होने पर मुगल के अधीन अवध हो जाएगा और पेशवा के अधीन झांसी हो जाए। तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं में भी एकता का अभाव था, और साथ ही साथ हम में उस समय राष्ट्रीय भावना नहीं आई थी। अब बताइए, अवध की सेना को बंगाल की सेना पीट रही थी, दिल्ली की विद्रोही सेना को सिख सेना और जोधपुर की सेना ने हराई है, और रानी लक्ष्मीबाई को
मद्रास रेजिमेंट ने हराया है। तो हमें अंग्रेजों ने कहाँ हराया, हम भारतीयों ने ही हम भारतीयों को हरा दिया। क्यों? हम भारतीय उस समय अवध, बंगाल, मद्रास, पंजाब इस प्रकार के क्षेत्रीय भावनाओं में बंधे हुए थे। हम में राष्ट्रीय एकता का अभाव था और हमारे पास ऐसा नेतृत्व भी नहीं था कि उसे राष्ट्रीय स्वरूप दे सके, इसलिए हम हार गए। अब देखो, मध्यम वर्ग का समर्थन नहीं मिलना। मध्यम वर्ग मतलब जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय थे, मुट्ठी भर थे। आपने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ा है। इन शिक्षित मध्यम वर्ग का मानना ये था कि अंग्रेजों को भारत से मत भगाओ, बल्कि उनके साथ मिलके हमें क्या करना है, हम उनके साथ मिलकर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक लाभ प्राप्त करें। हालांकि मध्यम वर्ग मुट्ठी भर थे, गिने चुने होंगे, लेकिन उनने 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया। यदि 1857 के विद्रोह का वो भी समर्थन कर देते तो हमारे भी इस विद्रोह का कोई रचनात्मक उद्देश्य होता कि विद्रोह के बाद भारत कैसा होगा। यहाँ भी कोई नई राजनीतिक प्रणाली का जन्म होता, लेकिन ये लक्ष्यहीन हो गया। क्यों हम विद्रोह कर रहे थे, ये उद्देश्य ही नहीं था हमारे पास, और हमने मध्यकालीन मुगल साम्राज्य को फिर से जिंदा करने का एक प्रकार से प्रयास किया, जो शायद मध्यम वर्ग को अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमें इस विद्रोह में बुद्धिवाद का समर्थन नहीं मिला। योग्य सेनापति, सही बात, आप भाई सेनापतियों के व्यूह रचना, योग्यता, अदम्य साहस, हथियारों के प्रयोगों से ही युद्ध को जीत सकते हैं। आपके ओर से भाई साहब बहादुर शाह जफर, नाना साहब सकेन, बेगम हजरत महल, बाबू कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई जैसे लोग सेनापति बने हुए थे। अब इन लोगों ने बेचारे बरसों से तलवार छुआ नहीं था, कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युद्धों का इन्हें अनुभव नहीं था। इसमें कई तो अंग्रेजों के पेंशनर थे, कई अंग्रेजों से संरक्षित राज्य थे, जिनकी सुरक्षा का भार अंग्रेजों के पास था। वहीं ब्रिटिश सेना में जनरल हडसन, जनरल ऑटरम, जनरल नील, रेनर्ड, हीरोज जैसे जनरल थे, जो आधुनिक शिक्षा से शिक्षित, प्रशिक्षित, आधुनिक हथियारों से प्रशिक्षित और विश्व के कई महाद्वीपों के जल थल में युद्ध का अनुभव। इन लोगों ने कई हारे हुए युद्ध को जीत में बदला हुआ था। तो यहाँ भी इन्होंने हारे हुए बाजी को जीत लिया। और अंतिम देखो, कहा जाता है युद्ध साधन और संसाधन से जीता जाता है। ठीक है कि यदि आपके पास साधन और संसाधन है तभी। अब भाई साहब, अंग्रेजों के पास आधुनिक तोप, एनफील्ड राइफल, प्रशिक्षित सेना सब थी। हमारे पास क्या था?
वही लूटा हुआ, क्या अंग्रेज़ों के हथियार, उसी के गोले बारूद, बाकी बात परंपरागत भारतीय हथियार, तलवार, फरसा, भाला, बाण, तीर, धनुष इत्यादि। अब बंदूक है तो गोली नहीं है, गोली है तो बंदूक नहीं है, तोप है तो चलती नहीं है। तो अब अंग्रेजों के पास ये सारी व्यवस्था थी। अब व्यक्तिगत वीरता से आप किसी को प्रभावित कर सकते हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन व्यक्तिगत वीरता से आप राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। और युद्ध का रीढ़ का हड्डी होता है संचार और यातायात। अब अंग्रेजों ने कलकत्ता से आगरा तक बेतार की तार बिछा दिया था। इतना तीव्र संचार था उनके पास। हमारे पास वही पुरानी व्यवस्था, एक चौकी से दूसरे चौकी तक घोड़े दौड़ाओ। हम एक समाचार को जहां सप्ताह भर में दिल्ली से लखनऊ पहुंचा सकते थे, वहीं वो लखनऊ से दिल्ली तक 7 सेकंड में समाचार पहुंचा देता था। तो भाई, जिसका इंफॉर्मेशन सूचना तंत्र इतना मजबूत होगा, उससे हम मुकाबला नहीं कर सकते। यातायात, हम अभी भी बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी, खच्चर गाड़ी पे थे। अंग्रेजों ने तब तक रेलगाड़ी का आविष्कार कर लिया था, रेल की पटरी बिछा दिया था। उसकी सेना की गतिशीलता बहुत तीव्र हो गई थी, क्योंकि यातायात से ही, चाहे आज ही देख रहे हो लद्दाख में जो प्रॉब्लम आ रही है, वो यही है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, चीन उसमें अड़ंगा डाल रहा है, क्योंकि यातायात से सैनिक गतिशीलता बढ़ जाती। अब आप स्वयं अनुमान लगा लें कि रेलगाड़ी का सामना बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी नहीं कर सकता है, और हम कुल मिला के सारे जीते हुए केंद्र हार गए। अब प्रभाव के रूप में देखो, ठीक है, 1857 का विद्रोह असफल हो गया, लेकिन उसके बड़े तत्कालीन प्रभाव आए। सबसे पहला प्रभाव क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, और ब्रिटिश सम्राट का शासन प्रारंभ। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, मामूली परिवर्तन नहीं है। अब तक भारत में आप सब लोग जानते होंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, लेकिन इस युद्ध के बाद, विद्रोह के बाद, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर क्या कर दिया गया, ब्रिटिश सम्राट के शासन को स्थापित किया गया। अर्थात भारत में रूल ऑफ लॉ लागू हो गया, क्योंकि ब्रिटिश सम्राट ब्रिटिश संसद का अनिवार्य हिस्सा है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से मिलकर संसद बनता है,
उसी प्रकार ब्रिटेन में सम्राट, हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन से मिलकर क्या बनता है, पार्लियामेंट बनता है, संसद बनता है। तो अब यहाँ पर ब्रिटिश संसद का शासन होगा। इसके लिए, इसके भारत के शासन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट जिम्मेदार होगा। अब भारत के लिए जो भी कानून बनेगा वो ब्रिटिश संसद में बहस के द्वारा बनेगा, बहुमत से पास होगा, तब इम्प्लीमेंट होगा। तो रियल में भारत में आधुनिकरण की प्रक्रिया यहीं से शुरू हुई। अब नंबर 2 देखो कि गवर्नर जनरल को वाइसराय नाम दिया गया। अर्थात वाइसराय का मतलब होता है राजा का प्रतिनिधि। पहले वो गवर्नर जनरल थे, अब गवर्नर जनरल सह वाइसराय। अब इनको नियुक्त ब्रिटिश सम्राट करेगा, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं करेगा। तीसरा बड़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन है, ब्रिटिश सेना में भारतीय और अंग्रेज सेना का अनुपात 4:1 था, अर्थात 4 भारतीयों पर 1 अंग्रेज। अब इसमें चेंजिंग कर दिया गया। अब क्या कर दिया गया, 2 भारतीयों पर 1 अंग्रेज का अनुपात बनाया गया। मतलब पहले 100 में से सिर्फ 25 अंग्रेज रहते थे, अब 50 में ही 25 अंग्रेज रहेंगे, ताकि भविष्य में 1857 जैसा विद्रोह न हो सके। चौथा परिवर्तन क्या आया, भारतीयों को सिविल सेवा में बैठने की अनुमति दी गई। और लास्ट, देसी रियासत के साथ मधुर संबंध, अब आप देखो बेहतर तरीके से कि आज जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो, इस सिविल सेवा में बैठने की अनुमति 1858 में मिला और 1861 में सुरेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, वो पहले ICS ऑफिसर बने। और अंग्रेज़ों का जो देसी रियासत के साथ हमेशा संघर्ष चलते रहता था, उस संघर्ष को उन्होंने क्या किया, समाप्त किया और देसी रियासत का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करना इन्होंने छोड़ दिया। ये 1857 का क्या था, रिवोल्ट था, विद्रोह था। अब देखो इसके बाद हम लोग देखते हैं